गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा लास्ट डे हमने बात की थी आपसे विरंजक चूर्ण से संबंधी। आपने विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि पढ़ी थी, उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, उसके उपयोग पढ़े थे। अब बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है धावन सोडा। धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो धावन सोडा होता है इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसका कौन सी विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है, इसके क्या गुणधर्म होते हैं, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। बेटा हम इसके बारे में अब बात करेंगे। तो बेटा देखो, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धावन सोडा। और जो धावन सोडा होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। इसके अंदर बेटा ये जो 10 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये जो 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं इसके साथ, ये 10 जल के अणु क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन का जल। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। तो बेटा हमने इसका आपको, जब हमने क्रिस्टलन का जल पढ़ा था तब मैंने इसका पूरा नाम बताया था। इसका पूरा नाम, यदि रासायनिक नाम, पूरा रासायनिक नाम देखें तो इसका पूरा रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए मैंने बोला था डेका बोलते हैं, डेका। और H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो बेटा इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है ना? डेका हाइड्रेट। और ये जो जल के निश्चित अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जल के निश्चित अणु क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। समझे ना? तो बेटा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है Na2 मतलब होता है सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो क्या निकल के आ गया इसका रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। इसे अपनी भाषा में या व्यावसायिक भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो बेटा हम अपनी भाषा में या व्यावसायिक भाषा में इसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़े धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है। धावन मान ले, धावन सोडा नाम से ही मालूम हो रहा है, धावन सोडा का मतलब होता है कपड़े धोने का सोडा। इसी से मालूम हो जाना चाहिए, धोने का सोडा अर्थात धावन मतलब धोना और सोडा धोने का सोडा, नाम से ही मालूम हो जाता है। तो इसे अपनी व्यावसायिक भाषा में किस नाम से जानते हैं? कपड़े धोने के नाम से, कपड़े धोने के सोडे के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है? क्लियर बात? समझ में आएगी ना? देखो बेटा, अब हम बात करते हैं कि जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है या धावन सोडा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो बेटा आपको मैंने बताया अणु सूत्र से ही आपको प्रकृति निकालनी होती है। आपको अणु सूत्र से ही समझना होता है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। वो मैं आपको कई बार निकाल के बता चुका हूँ। एक बार और देखते हैं। देखो बेटा अणु सूत्र क्या है? Na, एक तो NH दिया हुआ है और एक क्या है आपके पास में? CO3।
तो बेटा मैंने बताया यहाँ पर ये सोडियम है, सोडियम के यदि आगे यहाँ पर आगे की साइड क्या जोड़ दिया जाए, धातु के साथ में हमेशा OH जोड़ते हैं, तो OH यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। और यदि CO3 के आगे यहाँ पर H2 जोड़ दिया जाए, H2CO3, तो ये कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। H2 जुड़ा हुआ है तो मतलब है ये अम्ल है। और अम्ल भी कैसा है, दुर्बल अम्ल है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसा अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। ये कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। तो बेटा मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये क्षार है, ये अम्ल है। और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो ये Na2CO3 या धावन सोडा क्या चीज़ है, एक लवण है। क्या चीज़ है बेटा, लवण है एक, समझे ना। आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। पढ़ा हो आपने, पढ़ा है, बता चुका हूँ मैं कई बार आपको। तो बेटा ये प्रबल है क्षार, दुर्बल है अम्ल। मैं ये आपको पहले लास्ट वीडियो में कई बार और बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि जो प्रबल होता है तो बनने वाले लवण की प्रकृति वो ही होती है। जो प्रबल होगा तो बनने वाला लवण उसी प्रकृति का होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें देखो प्रबल कौन है, क्षार या अम्ल, कौन सा है, अम्ल कैसा है, दुर्बल है, क्षार कैसा है, प्रबल है। तो जो प्रबल होता है तो बनने वाला लवण की जो प्रकृति होती है, बनने वाले लवण की प्रकृति जो होती है वो उसी प्रकार की होती है जो प्रबल होता है। तो प्रबल कौन है, क्षार। तो बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा कैसी प्रकृति का होता है बेटा, धावन सोडा कैसी प्रकृति का होगा, आपको मालूम होगी, क्षारीय प्रकृति का। क्योंकि प्रबल कौन था, NaOH क्या था, प्रबल था। तो प्रबल था तो उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, क्षारीय होगी। जो प्रबल होता है वो उसकी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना बेटा। तो ये धावन सोडा कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसकी हम लिखना चाहें तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाती है इसकी क्षारीय। कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है ना बेटा। आपसे पूछे सोडियम कार्बोनेट किन किन कौन कौन से अम्ल तथा क्षार से मिलके बना होता है, तो मैंने अभी बता दिया, NaOH से मिलके बना होता है और H2CO3 अम्ल से मिलके बना होता है। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की विधि से संबंधित। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि धावन सोडे का जो निर्माण किया जाता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है। धावन सोडे का निर्माण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो धावन सोडे का निर्माण होता है वो सॉल्वे विधि द्वारा किया जाता है। धावन सोडे का निर्माण कौन सी विधि से किया जाता है, सॉल्वे विधि द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण की एक विधि है और वो कौन सी विधि है, सॉल्वे विधि है। इसके निर्माण की कौन सी विधि है,
सॉल्वे विधि द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि धावन सोडे का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो कौन सी विधि होती है, सॉल्वे विधि द्वारा धावन सोडे का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके निर्माण की विधि का क्या नाम है, सॉल्वे विधि में इसका निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। सॉल्वे विधि में इसका निर्माण हम किस तरीके से करते हैं। तो बेटा मैंने लास्ट आपको बेकिंग सोडा पढ़ाया था और उससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको मैंने बेकिंग सोडा आपको पढ़ाया था। तो बेकिंग सोडा में आपको मैंने बताया था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, तो गरम करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता था, सोडियम कार्बोनेट। पर आपको मैंने ये समीकरण बेकिंग सोडे के निर्माण की विधि में भी आपको बताया था कि जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या कौन सी गैस निकलती है, उसके गुणधर्म में, बेकिंग सोडे के गुणधर्म में मैंने ये वाला समीकरण आपको बताया था। ठीक है ना। तो बेटा कौन सी गैस निकलती है जब इसको गर्म किया जाता है, ये गुणधर्म था। तो कौन सी गैस निकलती थी उस टाइम, CO2 गैस के बारे में वहाँ पे बात की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जब बेकिंग सोडे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, कौन सी विधि में, सॉल्वे विधि में। सॉल्वे विधि में जब बेकिंग सोडे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर इसका पुनः क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है। अर्थात ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं क्रिस्टलीकरण के लिए, इसके अंदर जल मिलाया जाता है। और जल मिलाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। क्रिस्टलीकरण करके इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे देखो मैंने लिखा है निर्माण की विधि में कि जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। ध्यान रखोगे ना, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं और क्रिस्टलीकरण करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, धावन सोडा प्राप्त हो जाता। क्लियर। तो बेटा आप इसका समीकरण देखें, लास्ट में आप देख भी चुके हैं बेकिंग सोडे के निर्माण में। जब उस आपने गुणधर्म पढ़े थे, बेकिंग सोडे के गुणधर्म पढ़े थे, उसमें मैं ये वाला समीकरण लिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। देखो बेटा समीकरण कि जब बेकिंग सोडे को मैंने लिखा है, ये इसी से चलना है, बेकिंग सोडे को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो बेकिंग सोडा हो गया ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब बेकिंग सोडा को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये क्या चीज़ है, आपका सोडियम कार्बोनेट है, साथ में जल और CO2 गैस निकलती है। ठीक है ना। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। पर ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो ये कैसा होता है बेटा, शुष्क होता है। कैसा होता है, शुष्क होता है, निर्जल होता है, ठोस रूप में होता है। कैसा होता है, ये शुष्क होता है, निर्जल होता है, इसके अंदर जल नहीं होता है। और जब शुष्क और जो निर्जल Na2CO3 जो होता है, उसे हम
क्या कहते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। सोडा ऐश इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपसे, ये वाला समीकरण आपसे कैसे पूछा जाएगा, सोडा ऐश किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है कि सोडा ऐश किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि शुष्क या निर्जल Na2CO3 को ही क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लिखें कि जब धावन सोडे को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर जो क्रिस्टलन का जल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्रिस्टलन का जल इसमें से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब धावन सोडे को, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो इसमें से ये जो क्रिस्टलन का जल होता है ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और बच क्या जाता है, केवल Na2CO3 बच जाता है। और ये Na2CO3 कैसा होता है, शुष्क होता है। जल तो निकल गया, अब कैसा रह गया, ये शुष्क हो गया या निर्जल हो गया। अब जल नहीं है इसमें, नहीं है, तो ये शुष्क या निर्जल Na2CO3 जो होता है, ये निर्जल Na2CO3 ही क्या कहलाता है, आपका सोडा ऐश कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है बेटा, ये अच्छा प्रश्न है और ये समीकरण पूछ रहा था, सोडा ऐश किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। तो समीकरण इसका नीचे आपको दिया हुआ है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो बेटा इसका समीकरण देखो, ये बेकिंग सोडे को जब हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। एक बात यहाँ पर क्लियर ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको मैंने बताया था CO3 आपको दिखाई दे, वहाँ पे सबसे पहले उसमें गैस एक निश्चित बनेगी और वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। सबसे पहले आँख बंद करके आपको एक गैस निकाल देनी होती है और वो होती है CO2 गैस। उत्पाद के अंदर सबसे पहले CO2 निकाल दो, जहाँ पे भी आपको कहीं भी अभिकारकों के मध्य में क्या दिखाई दे रहा है, CO3 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसके अंदर फिक्स है CO2 तो बनेगी। ठीक है ना, तो बेटा अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण कैसे करेंगे कि उसके अंदर क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। तो क्रिस्टलीकरण करेंगे तो जो सोडियम, शुष्क सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, जल डाल दिया। तो जैसे ही हमने जल डाल दिया तो जो जल डाला है वो जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, क्रिस्टलीकरण कहलाती है, समझे ना। तो ये मैंने अब देखो सोडियम कार्बोनेट ले लिया और इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या मिला दिया, जल मिला दिया। क्या मिला दिया, जल मिला दिया। ठीक है ना, तो ये जल मिला दिया, तो ये जल मिलाने की जो क्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण, अर्थात इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना होता है। तो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये Na2CO3.10H2O में बदल जाता है। अर्थात इसके अंदर क्या मिल गया, अब तक तो इसमें केवल जल नहीं था, यहाँ पर शुष्क था, लेकिन अब हमने इसमें क्या मिला दिया, जल मिला दिया। तो ये इसका क्या हो गया, गुणा हो गया, क्रिस्टलीकरण। अर्थात क्रिस्टलीकरण की क्रिया द्वारा ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और ये जो आपको प्राप्त हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो प्राप्त होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते क्या है ये। अब ये शुष्क नहीं है, अब क्या है, इसके साथ में क्रिस्टल के रूप में जल मौजूद है, क्रिस्टलन का जल मौजूद है। इसका क्रिस्टलीकरण हमने किया है, जल मौजूद है, तो जल मौजूद है तो वो आपका क्या कहलाएगा, धावन सोडा कहलाएगा। तो इस तरीके से सॉल्वे विधि में हम धावन सोडे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बेटा धावन सोडे का निर्माण सॉल्वे विधि द्वारा बेकिंग सोडे को
बेकिंग सोडे को गर्म करके किया जाता है। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर शुष्क सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस शुष्क सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ये आपको भाषा लिखनी होती है, उसके बाद में आपको ये दोनों समीकरण देने होते हैं। आपको ये दोनों समीकरण लिखने पड़ेंगे। इसमें पहले बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो आपको ये सोडियम कार्बोनेट, शुष्क सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब इस शुष्क सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे। क्रिस्टलीकरण करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाता है बेटा धावन सोडे का समीकरण। क्लियर? मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा अब देखते हैं हम इसके रासायनिक गुणधर्म कि धावन सोडे के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो बेटा देखो, पहला गुणधर्म होता है इसका कि यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है ये? क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा है ये? क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा, यह जल में विलय होता है। जल के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है, जल में विलयशील होता है। तीसरा, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अभी हमने प्रकृति निकाली थी, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। चौथा आता है कि जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित क्रिस्टलन का जल बाहर निकल जाता है और शुष्क या निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर लिख चुका हूँ कि जब इसमें से क्रिस्टलन का जल बाहर निकल जाएगा तो शुष्क सोडियम कार्बोनेट रह जाता है और वो शुष्क सोडियम कार्बोनेट आपका क्या कहलाता है? सोडा ऐश कहलाता है। देखो बेटा, Na2CO3.10H2 ये क्या है आपका? धावन सोडा। क्या है ये? धावन सोडा है। क्या चीज है? धावन सोडा। अब जब इसको धावन सोडे को 373 केल्विन से अधिक ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं? या 373 केल्विन से अधिक तापमान पर हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर आपको ये जो जल होता है, इसमें से ये जो जल के 10 अणु होते हैं ये इसमें से उड़ जाते हैं, अर्थात बाहर निकल जाते हैं और आपको शुष्क Na2CO3 प्राप्त होता है। ये सोडा ऐश, ये शुष्क होता है ऐश, ये शुष्क Na2CO3 होता है और ये शुष्क Na2CO3 शुष्क या निर्जल भी कहते हैं। निर्जल, ये शुष्क या निर्जल Na2CO3 क्या कहलाता है? सोडा ऐश कहलाता है। देखो बेटा, Na2CO3 रह गया केवल, इसमें प्लस में से 10 जो इसके साथ में 10 पॉइंट में 10 H2O जुड़े हुए थे, वो इसमें से क्या हो गए? प्लस में 10 H2O क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। जब इसमें से जल बाहर ही निकल गया तो अब ये कैसा रह गया? शुष्क रह गया। तो शुष्क है, तो ये शुष्क Na2CO3 जो होता है वो क्या कहलाता है? सोडा ऐश कहलाता है। क्लियर? क्लियर बात बेटा? तो ये इसके हो जाते हैं आपके रासायनिक गुणधर्म। बेटा उसके बाद में अब आते हैं इसके उपयोग।
तो बेटा अब आते हैं आपके धावन सोडे के उपयोग। तो बेटा पहला उपयोग होता है कपड़े धोने में, किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है कागज तथा वस्त्र उद्योगों में भी हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना अपमार्जक बनाने में, अर्थात डिटर्जेंट बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? डिटर्जेंट बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का उपयोग करते हैं। भाई डिटर्जेंट भी सफाई का कार्य करते हैं और ये भी कपड़ा धोने का सोडा है तो कपड़े साफ करता है, तो डिटर्जेंट भी क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो इस डिटर्जेंट बनाने में, अपमार्जक बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडा, लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कास्टिक सोडा, ठीक है ना। तो कास्टिक सोडा एवं बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर, ध्यान रखना बेकिंग सोडा पढ़ा था एक आपने और एक पढ़ा था बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा? बेकिंग पाउडर होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, का मिश्रण। ये आपसे एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया प्रश्न था, ये पूछा था एनसीईआरटी में कि जो बेकिंग पाउडर होता है किसका मिश्रण होता है। तो ध्यान रखना बेटा ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर, जिसका फ्रूट वगैरह हम जब खाते हैं, जाते हैं फल वालों के पास में, ये पाउडर मिलता है बेकिंग पाउडर, जिसको हम फलों पर, आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे पाउडर रखे होते हैं जिनको हम फ्रूट वगैरह पर डालकर क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो बेकिंग पाउडर, खाने का जो पाउडर होता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है? टार्टरिक जो अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो बेटा अगला जो उपयोग है इसका वो आता है, पांचवा है कांच तथा बोरेक्स। ये बोरोन का अयस्क होता है, इसका बी का क्या है? ये अयस्क होता है बोरेक्स, ठीक है ना, बोरेक्स। कांच तथा बोरेक्स उद्योगों में भी हम किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इसके उपयोग होते हैं। एक बार दोबारा से जल्दी से रिपीट करता हूँ। एक पहला है कपड़े धोने में, दूसरा आता है आपका कागज तथा वस्त्र उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, तीसरा अपमार्जक बनाने में, चौथा होता है कास्टिक सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, और कांच तथा बोरेक्स जो उद्योग होते हैं, बोरेक्स का अणुसूत्र क्या होता है? Na2B4O7। बोरेक्स, बोरोन का ये अयस्क होता है बोरेक्स, इसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2B4O7। तो बेटा कांच तथा बोरेक्स उद्योगों के अंदर भी हम किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का उपयोग करते हैं। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम बेटा? मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। बहुत स्लो चल रहा हूँ बेटा। सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों की IQ को ध्यान में रखते हुए मैं इतनी धीमी गति से आपको करा रहा हूँ। सभी का IQ एक नहीं होता है, इसलिए मैं कई बार किसी भी चीज़ को रिपीट करता हूँ, इसीलिए करता हूँ बेटा, ठीक है ना, समझे ना। अब भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप फ़ोन करके मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है, समझे ना बात। तो बेटा ये इसके धावन सोडे के कुछ क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
धन्यवाद।